हेलो गाइस, वेलकम टू दी कंडे। सुजलॉन एनर्जी। तो सबसे पहले शॉर्ट में इसकी हिस्ट्री बता दूं आप लोग को, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिसको सुजलॉन एनर्जी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होगा, कहाँ से आई है, क्या करती है, वगैरह वगैरह। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ठीक उसके बाजू में बेल आइकन होगा, उसको दबाओ, क्योंकि वो नहीं दबाओगे तो आने वाली वीडियोस को आपकी लिंक्स सॉरी आने वाले वीडियोस के नए नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी जो है वो एशिया की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी। किस चीज में? विंड एनर्जी फील्ड में। विंड एनर्जी फील्ड में ये एशिया की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी, सोलर एनर्जी में नहीं। विंड एनर्जी अलग चीज है, सोलर एनर्जी अलग चीज है। विंड एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विस अलग चीज है, सोलर एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विस अलग चीज है। दोनों के मार्केट टोटल डिफरेंट है। दोनों रिन्यूएबल एनर्जी है, लेकिन दोनों टोटली अलग है, और दोनों का मार्केट भी बिल्कुल अलग है। यहाँ पे मार्केट में जो सोलर एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट्स लेने के लिए वो मेरे को मिल जाएगा, लेकिन विंड एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट में अगर पवन चक्की यहाँ पे लेने को जाओ तो वो कितनी की आती है? करोड़ में आती है। मेरे जैसा आदमी उसको नहीं खरीद सकता। ये विंड एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एक्चुअल में एक बहुत ही बड़ी डील होती है। ये या तो B2B प्लेटफॉर्म्स पे होती है या फिर किसी गवर्नमेंट के साथ ही हो सकती है ये डील। लेकिन इस कंपनी ने सोलर एनर्जी में भी पैर रखे, लेकिन कब रखे? 2016 के बाद में। तो सुजलॉन एनर्जी यहाँ पे काम क्या करता था? इंस्टॉलेशन ऑफ विंड मिल्स, फिर उसके बाद में रिपेयर ऑफ डैमेज, ऑपरेशंस ऑफ विंड टर्बाइन, सर्विस ऑफ इक्विपमेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ रेगुलर वेयर एंड टियर पार्ट्स, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ विंड टर्बाइंस, ऐसे सब काम इसके होते थे। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि एशिया की सबसे बिगेस्ट कंपनी हुआ करती थी ये विंड एनर्जी में। सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था इसका। 2007-8 में इसने बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर करना चालू किया हायर वैल्यूएशन पे। और ये सुजलॉन एक्वायर कैसे कर रहा था? बहुत ज्यादा कर्जा लेके कंपनीज को एक्वायर कर रहा था। यहाँ पे कर्जा लेना मतलब अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट पे करना। तो यही से कंपनी के ऊपर धीरे धीरे डेट और इंटरेस्ट बर्डन बढ़ना चालू हो गया। तो यहाँ पे सुजलॉन में लिक्विडिटी क्रंच हो गया। मतलब क्या हो गया कि हाथ में प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन वो प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इनके पास पैसा ही नहीं था। तो यहाँ पर 2013 में डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान लाया गया। इससे पहले भी 1 या 2 बार हो चुका था ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान, इसको लाया गया था, और ये दूसरी या तीसरी बार था। सुजलॉन की अगर मैं पूरी हिस्ट्री बताते बैठूं तो इसमें इतनी छोटी बातें हैं, ये सारी चीजें बताते बैठूं तो वीडियो आधे घंटे से ऊपर का हो जाएगा। तो यहाँ पे सुजलॉन के साथ बहुत सारी चीजें ऐसी भी हुई कि जैसे कि मैंने कहा था कि इसके जो कस्टमर्स होते हैं या तो बड़े क्लाइंट्स होते हैं, वो या तो बिजनेसेस होते हैं या फिर गवर्नमेंट्स होती है। तो यहाँ पर बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने, बाहर देशों की गवर्नमेंट्स ने इसके जो सब्सिडीज होती है वो या तो कम कर दी थी या फिर पूरी की पूरी खत्म कर दी थी। तो इस वजह से भी इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे। तो यहाँ पर 2019 आते आते कंपनी के ऊपर 15,000 करोड़ का कर्जा हो गया था। कितना? 15,000 करोड़ का कर्जा। तो यहाँ पर फिर से वही 2013 वाला क्राइसिस इसके ऊपर आ गया, लेकिन इसके लेंडर्स ने इसको और एक चांस देने के बारे में सोचा। तो 2020 में इसका फिर से डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान हुआ, और इसके प्रोमोटर्स ने 392 करोड़ का इन्फ्यूजन करने के लिए एग्री किया। तो ये हो गई इसकी 2020 तक की हिस्ट्री। तो यहाँ पे कंपनी का डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान यहाँ पे 3-4 बार हो चुका है। कर्जे का रिस्ट्रक्चरिंग प्लान होना मतलब अगर आगे भी ऐसा हुआ तो वो शायद इसका लास्ट चांस होगा। क्या मतलब कंपनी में आगे भी ऐसे डेट क्राइसिस देखने को मिले तो हो सकता है। और जैसा कि मैंने कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि कंपनी ने विंड एनर्जी के साथ साथ ही सोलर एनर्जी में भी अपना पैर रख दिया है, और प्रोजेक्ट्स भी किए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि इसके चलते कंपनी में ग्रोथ दिखने को मिले, लेकिन फाइनेंशियली भी इसको देखना जरूरी है। इसके पास्ट के और प्रेजेंट के आंकड़ों का फर्क यहाँ पर बिल्कुल देखना बनता है। यहाँ पर जो इसके सेल्स के आंकड़े हैं वो देखिए 2017 से लेकर 2021 तक यहाँ पे कंटिन्यूसली ये घटे हैं। ये आंकड़ा घटा है 12,000 से 8,000, 8,000 से 5,000, 5,000 से 2,000, और फिर यहाँ पे 2020 में इसकी रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी, डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी 2020 में, और फिर उसके बाद में इसमें आंकड़ा यहाँ पे उनको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और यहाँ पर वही हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में देख ले तो वो भी सेम वैसा ही है। यहाँ पर ये नीचे घटता हुआ, फिर यहाँ पे 2020 में वही डेट रिस्ट्रक्चरिंग, और फिर यहाँ से आगे प्रॉफिट। और यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको हम क्वार्टरली देख लेते हैं। क्वार्टरली तो यहाँ पर हम अगर लास्ट 3 क्वार्टर्स के आंकड़े देख ले तो वो भी कंटिन्यूसली बढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में ऑब्वियसली थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इतना भी कम नहीं है वो आंकड़ा। लेकिन ये सारे आंकड़े कब बढ़ रहे हैं? 2020 में जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई, डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई है यहाँ पे 2020 में जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, डेट रिस्ट्रक्चरिंग, उसके बाद के ये आंकड़े बढ़ने वाले हैं। तो अभी कंपनी हाई प्रॉफिट गेन कर रही है। तो इसका रीजन क्या है? तो कंपनी ऐसे प्रोजेक्ट्स पर बिड कर रही है जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है।
पहले क्या होता था, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हाथ में रहते थे और कम मार्जिन पे भी अपना काम कर लेता था। शायद इसलिए इतने सारे प्रोजेक्ट्स इसके हाथ में रहने के बावजूद उसको कंप्लीट करने के लिए इसके पास पैसा ही नहीं रहता था। तो यहाँ पे अभी कंपनी के ऊपर कर्जा तो है, लेकिन बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसेस और कॉस्ट कटिंग करने के बाद इनका जो प्रॉफिट है वो हो रहा है। तो यहाँ पर इसकी नेट इनकम देखी जाए तो कंटिन्यूसली 2017 से लेकर 2018-19 तक इसने यहाँ पे लॉस किया है। 2020 में यहाँ पे हमको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कुछ अदर एक्टिविटीज की वजह से आया है और फिर यहाँ पे वापस 2021 में हमको लॉस में ही देख रही है ये। तो अभी इस कंपनी की डेट के बारे में बात करें तो ये यहाँ पे हमको लगातार कम होता हुआ दिख रहा है। बीच में थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूसली घटता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी, डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी, उसके बाद में इसका ऑलमोस्ट आधा हो गया, 6,900 करोड़ ही रह गए। तो अभी सबसे मेन बात आती है कंपनी का कैश फ्लो। तो इसका जो कैश फ्लो है 2019 के बाद में यहाँ पे घटते हुए दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी, डेट रिस्ट्रक्चरिंग, उसके बाद से यहाँ पे हमको 2021 में वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको आंकड़ा अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने वो आंकड़ा देखा था 2021 का जो लास्ट क्वार्टर था, जो ये सितंबर क्वार्टर जो क्लोज हुआ था, उसके आंकड़ों के हिसाब से ये 235 करोड़ रुपीस अभी कैश फ्लो कंपनी के पास है। तो किसी भी कंपनी के लिए कैश फ्लो किस तरह काम करता है, जैसा कि मैंने कहा था, कंपनी के पास हाथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन वो पूरा करने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं था। तो इसी वजह से कंपनी के पास कैश फ्लो होना जरूरी है कि हाथ में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको पूरा करने के लिए उनके पास पैसा होना चाहिए। नहीं तो वही होता है कि प्रोजेक्ट्स पूरा करने के लिए वो कर्जा लेते हैं, फिर वही डेट क्राइसिस और कंपनी का सारा प्रॉफिट इंटरेस्ट पे करने में चला जाता है और फिर वही डेट क्राइसिस अगेन एंड अगेन। तो अभी उसके बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लो। यहाँ पे अब इस कंपनी के प्रोमोटर्स जो है उसके पास 16.04% स्टेक्स ये होल्ड करते हैं, FIS के पास 4.87% है, DIS के पास, म्यूचुअल फंड्स के पास 10.50% और बाकी अदर्स जो है वो 68.59% होल्ड करते। तो अभी सबसे मेन बात, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दो, फिर बाद में सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को भी बिल्कुल दबाओ। तो अभी सुज़लॉन जो है वो 11 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे में इसको खरीदना चाहिए कि नहीं। मैंने इसकी सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको बता दी, इसके फाइनेंशियल आंकड़े जो है वो भी बता दिए, ये पहले क्या काम करती थी, कैसे काम करती थी, अब काम क्या करती है, कैसे करती है, डेट क्राइसिस वगैरह वगैरह वगैरह, पहले आंकड़े क्या थे और अब आंकड़े क्या है इसके। तो इसमें पैसे डालने का मतलब रिस्क फैक्टर है, बहुत ज्यादा है। कंपनी की डेट क्राइसिस को देखते हुए इसमें आगे भी अगर ऐसी डेट क्राइसिस हुए तो इसके इन्वेस्टर्स इसको मौका देंगे कि नहीं। तो ऐसे में बात आती है कि आप इसको किस हिसाब से ले रहे हो, कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से ले रहे हो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले रहे हो। शॉर्ट टर्म के हिसाब से ले रहे हो, इसको 10 रुपए पे खरीद लो और फिर 15 रुपए पे बेच लो। कोई इस तरह सोच रहा है, कोई इस तरह सोच रहा है कि 10 रुपए पे खरीद लो और फिर 100, 200, 2-3 साल बाद हो जाएगा, उसको बेच दो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, रिस्क फैक्टर को मैनेज करते हुए इसमें पैसा डालने की जरूरत है और बाकी सारा डिसीजन आपका है। तो फिलहाल वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। टाटा, बाय बाय, स्टे अलर्ट एंड सब्सक्राइब नाउ।